हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जितने स्थानीय राजवंश रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी अभिलेख या ताम्रपत्र रहे हैं उसको एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ऐसा अभी तक आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखा होगा, ना ही किसी बुक में आपको ऐसे डिटेल में चीजें दी गई होंगी। जो आपको अलग अलग राजवंश का ताम्रपत्र अभिलेख पढ़ने के बाद कंफ्यूजन आता है, उसको हम एक ही जगह पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। आजकल पीएससी जो है, पिछले कुछ अगर आप पेपर देखे होंगे तो पीएससी आजकल ताम्रपत्र या अभिलेखों से थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे किस अभिलेख में कौन सा गांव दान में देने की मतलब घोषणा की गई है, या किसी ब्राह्मण को गांव में दान दिया जा रहा है। जैसे कि एक पेपर में क्वेश्चन आया था, बिलासपुर के कोनी अभिलेख में किस ब्राह्मण को गांव दान में दिया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन करंट में पीएससी के अपने पेपरों में पूछा जा रहा है लगातार। तो आज हम वो सभी चीजों को कवर करेंगे। केवल इतना नहीं देखेंगे कि कौन सा अभिलेख या ताम्रपत्र किस राजा का है, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे उस ताम्रपत्र या अभिलेख के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो वो सब चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके आगे का भी मेरा प्लान है कि मैं आपको सभी शासकों के सिक्के एक जगह करके बता दूं कि कौन से सिक्कों में क्या चीज चिन्ह बना हुआ है। गजलक्ष्मी का चिन्ह सरबपुरी राजवंश के सिक्कों में रहता है, हनुमान का चिन्ह किस राजवंश के सिक्कों में रहता है, तो कौन से सिक्कों में क्या डिजाइनिंग है, कौन चतुष्कोणी है, कौन षटकोणी है, ये सब भी पेपर में आजकल पेपर में क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो अगर आप वीडियो में कमेंट करके बोलेंगे कि सिक्कों वाला भी करवाना है तो मैं वो भी चीज आपको एक जगह करवा दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के शासकों के अभिलेख और ताम्रपत्र, जितने भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश रहे हैं उनके ताम्रपत्र और अभिलेखों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों के अभिलेख। राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों के अभिलेख। तो अगर मैं देखूं कि राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों का अभिलेख या ताम्रपत्र अगर मैं देखूं तो ये आरंग से प्राप्त हुआ है। सभी को पता है स्वर्ण नदी के प्रचलित भीमसेन द्वितीय का गुप्त संवत 282 का ताम्रपत्र, कई कई इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो 282 की जगह 182 भी इसको पढ़ा जा रहा है। तो याद रखना, आरंग में किसका ताम्रपत्र मिला है? भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र मिला है, जिसमें गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस ताम्रपत्र में वट्टपालिका या वट्टपालिका नामक गांव दान में देने की भी घोषणा की गई है। यानी यहां पर बताया गया है कि वट्टपालिका नामक ग्राम जो है 2 ब्राह्मणों को दान में दिया गया है। कहीं कहीं पे ये वट्टपल्लिका की जगह भट्टपल्लिका भी लिखा हुआ मिलता है। तो याद रखना कि भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से एक तो उनके वंश की पूरी जानकारी मिलती है, दूसरा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी मिलती है, तीसरा भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र स्वर्ण नदी के किनारे से जारी किया गया है, और चौथा भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में हमको भट्टपालिका या वट्टपालिका नामक ग्राम 2 ब्राह्मणों को दान में दिए जाने की भी सूचना हमको इस ताम्रपत्र से मिलती है। तो याद रखना, आरंग ताम्रपत्र राजर्षि तुल्य कुलवंश का है, भीमसेन द्वितीय का है। आगे देखते हैं, आपको पता ही राजर्षि तुल्य कुलवंश में केवल एक ही ताम्रपत्र मिला जो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नलवंशी शासकों के अभिलेख या ताम्रपत्र। तो नलवंशी शासकों के अभिलेख या ताम्रपत्र देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र को ही रीठापुर ताम्रपत्र कहा जाता है। याद रखना, रिद्धिपुर ताम्रपत्र को ही रीठापुर ताम्रपत्र कहा जाता है। जब भवदंत वर्मन का वाकाटक नरेश से दोनों का युद्ध होता है, तब भवदंत वर्मन अमरावती के क्षेत्र में घुस जाते हैं और नंदीवर्धन जो राजधानी रहती वाकाटक नरेशों की, उसको नष्ट कर देते हैं, और उसी के स्वरूप जो है फलस्वरूप वहां पर रीठापुर या रिद्धिपुर ताम्रपत्र जारी किया जाता है। तो याद रखना, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है ये भवदत्त वर्मन का ताम्रपत्र है, और इस ताम्रपत्र में कदम्बगिरी ग्राम ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख है। याद रखना है, भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर ताम्रपत्र में कदम्बगिरी ग्राम जो है वो ब्राह्मणों को दान में दिया जा रहा है, ऐसा उल्लेख किया गया है। क्योंकि ब्राह्मणों को कौन से नाम का गांव दान में दिया गया और कौन से ब्राह्मण को दान में दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आजकल करंट में पेपर में आ रहा है, तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है।
अगला देखते हैं केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है ये अर्थपति का है, जो नलवंशी शासक है अर्थपति का जो है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमको क्या जानकारी मिलती है? हमको ये जानकारी मिलती है कि अर्थपति ने केसलक नामक गांव जो है वो ब्राह्मणों को दान में दिया था। याद रखना है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि अर्थपति ने केसलक नामक जो गांव है वो ब्राह्मणों को दान में दिया था। आगे देखते हैं, तीसरा अभिलेख है यहाँ पर पोड़ागढ़ अभिलेख। दो ताम्रपत्र पढ़ लिए, अब यह है पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है? नलवंशी शासक स्कंद वर्मन का है पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है? पोड़ागढ़ अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती कि स्कंद वर्मन ने जो आपके नलवंशी शासकों की राजधानी थी पुष्करी, उसको पुनः बसाया था। यानी नलवंशी शासकों की राजधानी पुष्करी को पुनः बसाने का श्रेय आपके स्कंद वर्मन को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जानकारी मिलती है, ये अपने आप को यहाँ पर क्या कहते हैं? नलवंशी शासक जो थे विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ये उल्लेख भी हमको पोड़ागढ़ अभिलेख में मिलता है जो कि स्कंद वर्मन का है। तो इतने आपका है। अब अगला है राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख कौन सा है? राजिम अभिलेख किसका है? नलवंशी शासक विलास तुंग का है। आपको पता है नलवंशी शासक विलास तुंग के राजिम अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। यानी राजिम अभिलेख से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि विलास तुंग ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि आप राजीलोचन मंदिर देखते हैं राजिम में, वही का ये अभिलेख है। तो याद रखिएगा, इतने हैं आपके नलवंशी शासकों के ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें रिद्धिपुर केसरी बेड़ा, रिद्धिपुर बौद्धंत वर्मन का, केसरी बेड़ा अर्थपति का, पोड़ागढ़ स्कंद वर्मन का और राजिम अभिलेख किसका है? आपके विलास तुंग का है। चलिए अब हम देखते हैं सरबपुरी शासकों के अभिलेख। सबसे पहले देखते हैं कि सरबपुरी शासकों के अभिलेख, ऐसे अभिलेख जो हमको आरंग से मिले हैं। सरबपुरी राजवंश के शासकों के अभिलेख जो आरंग से मिले हैं। तो आरंग से दो शासकों के अभिलेख मिले हमको सरबपुरी राजवंश में, एक है महाजय राज का और एक है महासुदेव राज का। महाजय राज का भी हमको जो अभिलेख मिला है यहाँ पर आरंग से मिला है, और महासुदेव राज का भी हमको आरंग से ही मिला है। तो याद रखना, सरबपुरी शासकों में दो ऐसे शासक हैं जिनके अभिलेख हमको आरंग से मिले हैं, एक है महाजय राज और एक है महासुदेव राज। तो सरबपुर में प्रचलित महाजय राज के शासन काल में 5वें वर्ष का ये ताम्रपत्र है। यानी जब आपका महाजय राज जो है उनके शासनकाल का 5वां साल था, तो उस 5वें साल में ये ताम्रपत्र जारी किया गया था आरंग से। और इस ताम्रपत्र में हमको ये पता चलता है कि पूर्व राष्ट्र में स्थित पंबा नामक ग्राम को दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी आपके जो महाजय राज थे, इन्होंने पंबा नामक गांव को दान में दिया था। इस ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी लगती है। अगला देखते हैं, सरबपुर में जो महासुदेव राज थे, महासुदेव राज का भी हमको आरंग से एक ताम्रपत्र मिला है। महासुदेव राज अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में आरंग से ताम्रपत्र जारी किए हैं, जिसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि त्रिशद्ध भुक्ति में स्थित शिवलिंगक नामक ग्राम को इन्होंने दान में दिया था। याद रखना है, महाजय राज ने पंबा नामक गांव को दान में दिया था, जबकि महासुदेव राज ने शिवलिंगक नामक ग्राम को दान में दिया था। ये ऐसे गांव के नाम आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कुरुद यानी धमतरी के क्षेत्र से आपका कौन सा आपका ताम्रपत्र जो है सरबपुरी शासकों का मिला है? तो नरेंद्र, जो सरबपुरी शासक थे नरेंद्र, उनका कुरुद से एक ताम्रपत्र मिला है, जो कि उनके शासनकाल के 24वें वर्ष का ताम्रपत्र है। इसमें यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए दान की संपुष्टि की गई है। यानी इस जो नरेंद्र थे, उनके पिता ने जो गांव को दान में दिया था, उसके बारे में जानकारी हमको इस कुरुद के ताम्रपत्र से मिलती है, जो कि आपके नरेंद्र का है। अगला देखते हैं, कोआतल आपका ताम्रपत्र, कोआतल ताम्रपत्र, ये आपका सिरपुर के आसपास का क्षेत्र है। कोआतल सिरपुर के आसपास का क्षेत्र। तो देखेंगे, महासुदेव राज के शासनकाल के 7वें वर्ष का यह ताम्रपत्र है, जो कि श्रीपुर से प्रचलित किया गया था। यानी कोआतल ताम्रपत्र किसका है पूछा जाए तो कोआतल ताम्रपत्र महासुदेव राज का है, जो कि सरबपुरी शासक है। आगे देख लेते हैं, अगला चीज देख लेते हैं, ठाकुर दिया। ठाकुर दिया ताम्रपत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीपुर से प्रचलित महाप्रवर राज के शासनकाल के 3रे वर्ष का ताम्रपत्र है। यानी ठाकुर दिया ताम्रपत्र किसका है? महाप्रवर राज का है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें यह जानकारी मिलती है कि इसमें तुंड राष्ट्र में स्थित आषाढ़क नामक गांव दान में देने की जानकारी मिलती है। यानी आषाढ़क नामक गांव जो है वो दान में दिया गया था। ये जानकारी हमको ठाकुर दिया ताम्रपत्र से मिलती है। ये ताम्रपत्र किसका है? महाप्रवर राज का है, जो कि सरबपुरी शासक है। आगे देखते हैं, पीपरदुला।
पीपरदुला जो है, पीपरदुला ताम्रपत्र जो है महाराज सरभ के पुत्र महाराज नरेंद्र के शासनकाल के तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र, यानी पीपरदुला ताम्रपत्र किसका है? नरेंद्र का है पीपरदुला ताम्रपत्र। और इस ताम्रपत्र में यह जानकारी मिलती कि राहु देव की प्रार्थना पर नंदपुर भोग में सरकरा पद्र नामक गांव के दान में देने का उल्लेख मिलता है। अभी हाल ही में पीएससी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह पूछा गया था कि एक पूछा था कोनी के अभिलेख में पुरुषोत्तम नामक ब्राह्मण को कौन सा गांव दान में देने की सूचना मिलती है, तो उसके ऑप्शन में सरकरा पद्र भी था। याद रखना, उसके ऑप्शन में सरकरा पद्र भी था, लेकिन वो सरकरा पत्र कोनी अभिलेख तो कलचुरी शासकों का अभिलेख है, तो उसका सरकरा पद्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पर ऑप्शन में सरकरा पद्र वर्ड आया था, शब्द आया था, तो इससे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकरा पद्र नामक गांव दान में देने की घोषणा ये किस अभिलेख से या ताम्रपत्र से हमको इसकी जानकारी मिलती है? पीपरदुला ताम्रपत्र। और पीपरदुला ताम्रपत्र किसका है? महाराज नरेंद्र का पीपरदुला ताम्रपत्र, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने राहु देव की प्रार्थना पर नंदपुर भोग और सरकरा पद्र नामक जो गांव है इसको दान में दिया था, यह जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं सरभपुरी शासकों में मल्हार से कौन कौन से ताम्रपत्र या अभिलेख जारी किए। मल्हार से सबसे पहले महाजयराज ने भी मल्हार से ताम्रपत्र जारी किया है। तो महाजयराज के शासनकाल के 5वें वर्ष का ताम्रपत्र जिसमें 1 ग्राम दान देने का उल्लेख मिला। याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, मल्हार से महाजयराज के एक ताम्रपत्र हमको मिला है। इसके अलावा महाजयराज के शासनकाल के 9वें वर्ष का भी एक ताम्रपत्र मिला है जिसको उसके अधिकारी वत्स के द्वारा प्रचलित किया गया था, जिसमें 1 गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांव का नाम नहीं है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा महाजयराज का ताम्रपत्र हमको मल्हार से मिले हैं, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगला, प्रवर राज के शासनकाल के 3रे वर्ष का ताम्रपत्र जो श्रीपुर से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें शंख चक्र और भोग में स्थित मिश्र ग्राम के दाम देने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, जो कि प्रवर राज का आपका एक मल्हार ताम्रपत्र मिला है जो कि सिरपुर से जारी हुआ था, और इसमें हमको यह जानकारी मिलती है कि इसमें शंख चक्र और भोग में स्थित 2 प्रकार का ग्राम है, मिश्र ग्राम और आपका शंख चक्रा ग्राम। याद रखना, शंख चक्रा ग्राम और मिश्र ग्राम दान देने का उल्लेख प्रवर राज के मल्हार ताम्रपत्र से हमको मिलता है। आगे देखिए, प्रसन्नपुर से प्रचलित व्याघ्र राज का ताम्रपत्र जिसमें 1 ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी व्याघ्र राज का भी जो ताम्रपत्र है जो कि मल्हार ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रसन्नपुर से जारी किया गया था, यह भी आपको पता है। तो मल्हार में कौन कौन से शासकों का ताम्रपत्र मिला है? सरभपुरी शासकों में महाजयराज, भले उनका शासनकाल उस समय 5वें वर्ष में 9वें वर्ष में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इतने याद रखना है कि मल्हार से महाजयराज का ताम्रपत्र हमको मिला और साथ ही साथ प्रवर राज और साथ ही साथ व्याघ्र राज का भी ताम्रपत्र मल्हार से हमको मिला है। अब हम देखते हैं रायपुर। रायपुर से कौन सा ताम्रपत्र मिला है या अभिलेख मिला है आपके सरभपुरी शासकों का? तो सरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासनकाल के 10वें वर्ष का ताम्रपत्र जिसमें पूर्व राष्ट्र में स्थित श्री साहिका नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। यानी जो रायपुर से हमको ताम्रपत्र मिला है, किसका ताम्रपत्र है? महासुदेवराज का। उसमें हमको जानकारी मिलती कि इन्होंने श्री साहिका नामक गांव को दान में दिया था। ये ताम्रपत्र से हमको, रायपुर के ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं दक्षिण कौशल में जो पांडु वंश का शासन रहा है, पांडव या पांडु वंश के शासनकाल के अभिलेख हमको कहां से मिले, ताम्रपत्र क्या कहां से मिले और इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? सबसे पहले देखते हैं अड़भार। तो अड़भार ताम्रपत्र किसका है? महानन्न राज का। याद रखिएगा, अड़भार ताम्रपत्र किसका है? अड़भार ताम्रपत्र महानन्न राज का ताम्रपत्र है जिसमें 1 गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है, यहां पर अड़भार ताम्रपत्र किसका है? महानन्न राज का है। और जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है आपसे पेपर में ताम्रपत्र या अभिलेख पेपर में आ सकता है। अगला है आरंग। आरंग से हमको क्या मिला है? भवदेव रणकेसरी एवं नन्न राज का शिलालेख हमको आरंग से मिला है। याद रखना है, भवदेव रणकेसरी और नन्न राज का शिलालेख हमको आरंग से मिला है। खरौद में देख लेते हैं। तो खरौद में आपको पता है लक्ष्मेश्वर मंदिर का खंडित तथा अस्पष्ट अभिलेख जिसमें पांडव वंशी शासक इंद्रबल तथा उसके पुत्र ईशान देव का उल्लेख है। तो खरौद का शिलालेख से ही हमने क्वेश्चन भी देखा था, पेपर में आया था
कि इंद्रपुर नामक नगर किसका पुराना नाम क्या है, मतलब इंद्रपुर किसका पुराना नाम है, तो खरौद का था। तो वहां पर भी हमने देखा था कि खरौद के शिलालेख जो कि ईशान देव का है, उसमें हमको जानकारी मिलती है कि इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नगर बसाया था जो कि वर्तमान का खरौद है। तो याद रखना, लखनेश्वर मंदिर का खंडित तथा स्पष्ट अभिलेख जो है ये आपका इंद्रबल, और इसमें आपके उनके पुत्र ईशान देव की जानकारी मिलती है खरौद के लखनेश्वर मंदिर के शिलालेख से। लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ईशान देव ने करवाया था, जो कि इंद्रबल के बेटे थे। अगला देखते हैं बलौदा रायपुर का, तो आपका तो तीवर देव के शासनकाल के 90वें वर्ष का ताम्रपत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए बलौदा ताम्रपत्र किसका है, तो तीवर देव का है बलौदा ताम्रपत्र, ये आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं बारदूला ताम्रपत्र। तो बारदूला ताम्रपत्र जो है ये महाश्री गुप्त के शासनकाल के 90वें वर्ष का ताम्रपत्र है, जिसमें केसरी नंदनपुर विषय में वट प्रदक नामक ग्राम देने का उल्लेख मिलता है। वट प्रदक नामक ग्राम जो है वो आपका दान में दिया गया है। ये जानकारी हमको महाश्री गुप्त के बारदूला ताम्रपत्र से मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं बूढ़ी खार। बूढ़ी खार आपके शिव गुप्त जो कि आपके पांडुवंशी शासक थे, शिव गुप्त का ताम्रपत्र है बूढ़ी खार। आगे देखते हैं बोंडा ताम्रपत्र। बोंडा ताम्रपत्र जो है ये महाशिव तीवर देव के शासनकाल के 5वें वर्ष का ताम्रपत्र है, जिसमें 2 गांवों को दान देने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा बोंडा ताम्रपत्र किसका है, महाशिव तीवर देव का है। ये भी याद रखिएगा तीवर देव ने ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पेपर में आता है क्वेश्चन, कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी, तो तीवर देव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं मल्हार से जो ताम्रपत्र मिला है, तो महाश्री गुप्त बलार्जुन का ताम्रपत्र हमको मिला है मल्हार से, जिसमें तरडंसक भोग में कैलाशपुर नामक गांव बौद्ध भिक्षुओं के विहारिका मठ के लिए दान में दिया था। और ये पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध भिक्षुओं को मठ बनाने के लिए गांव कहां पे दान में दिया गया था। तो महाश्री गुप्त बलार्जुन के मल्हार ताम्रपत्र से हमको ये मिलता है कि महाश्री गुप्त बलार्जुन ने कैलाशपुर नामक गांव को बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ बनाने के लिए दान में दिया था। कैलाशपुर नामक गांव, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं राजिम। राजिम श्रीपुर से प्रचलित तीवर देव के शासनकाल के 7वें वर्ष का ताम्रपत्र है, जिसमें पिंठम भुक्ति में स्थित पिंपरी पद्रक नामक गांव को दान में देने का उल्लेख मिलता है। यानी तीवर देव के राजिम अभिलेख में या राजिम ताम्रपत्र में हमको पिंठम भुक्ति में स्थित पिंपरी पद्रक नामक गांव को दान देने का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं सिरपुर। इंपॉर्टेंट है, सिरपुर से जितने भी ताम्रपत्र या अभिलेख मिले हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे सिरपुर से पहला है महाश्री गुप्त का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख। महाश्री गुप्त बलार्जुन का जो लक्ष्मण मंदिर शिलालेख है उसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि महाश्री गुप्त की जो माता थी वाष्टा के द्वारा हरि या विष्णु के मंदिर को निर्माण करने का उल्लेख तथा मंदिर के लिए 6 ग्रामों को दान में देने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख है वो महाश्री गुप्त बलार्जुन का है, और इस अभिलेख में जो उनकी माता है वाष्टा देवी, उनके द्वारा जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया उसका उल्लेख, और साथ ही साथ उसमें जो गांव दान में दिए गए 6 गांव दान में दिए गए उसके उपलक्ष्य में उसका उल्लेख हमको मिलता है। आगे सुरंग नामक टीले पर प्राप्त अत्यंत क्षतिग्रस्त शिलालेख जिसमें महाश्री गुप्त का उल्लेख है। यानी सुरंग टीला अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए सुरंग टीला कहां, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है सुरंग टीला कहां है, तो वो सिरपुर में। तो सुरंग टीला अभिलेख किसका है, महाश्री गुप्त बलार्जुन का, ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिए उत्खनन में प्राप्त एक 14 पंक्तियों का उत्कीर्ण लेख जिसमें आनंद प्रभु नाम एक भिक्षु द्वारा महाश्री गुप्त के शासन काल में एक बौद्ध मठ बनवाने का उल्लेख है। तो याद रखना एक आनंद प्रभु नाम का आपका एक बौद्ध भिक्षु था जो कि महाश्री गुप्त बलार्जुन के काल में उनके समय उनके पास आया था, और उसके द्वारा जो है सिरपुर में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया था जिससे हम आनंद प्रभु कुटी विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो यहां पे याद रखना राजा ने मठ में निवास करने वाले भिक्षुकों को भोजन आदि के लिए एक सत्र की व्यवस्था भी की थी। यानी महाश्री गुप्त बलार्जुन ने आनंद प्रभु कुटी विहार में जितने भी बौद्ध भिक्षु रुके थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी। ये भी हमको जानकारी आनंद प्रभु कुटी विहार में लगे अभिलेख से मिलती जो कि महाश्री गुप्त बलार्जुन का ही है। आगे
गंधेश्वर मंदिर का शिवगुप्त बलार्जुन, महाशिवगुप्त बलार्जुन के शासनकाल का शिलालेख जिसमें गंधेश्वर देवालय के लिए ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है गंधेश्वर मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो पांडुवंशी काल में। कौन किया था, महाशिवगुप्त बलार्जुन ने किया था। वो अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है गंधेश्वर मंदिर बनाने के लिए महाशिवगुप्त बलार्जुन ने गांव का दान में दिया था, ये जानकारी हमको यहां से मिलती है। अगला देखते हैं मैकल के पांडव वंशी शासकों के अभिलेख। जो मैकल में पांडुवंशी शासक रहे हैं, तो मैकल के पांडुवंशी शासकों के अभिलेख हमको बूढ़ी खार से मिले, आपके बिलासपुर के आसपास का क्षेत्र बूढ़ी खार। 5वीं शती ईस्वी की ब्राह्मी में उत्कीर्ण ताम्रपत्र जिसमें नागबल और भरत बल और उनकी माता द्रोण भट्टारिका एवं पिता इंद्र भट्टारिका का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे मैकल के पांडव वंश का एक ताम्रपत्र हमको बूढ़ी खार जगह से मिला है। उस बूढ़ी खार जगह में जो है ब्राह्मी लिपि में ताम्रपत्र है जिसमें नागबल और भरत बल के और उनकी माता और पिता क्या नाम है, द्रोण भट्टारिका एवं इंद्र भट्टारिका का उल्लेख हमको मिलता है बूढ़ी खार ताम्रपत्र। तो आपसे पूछ सकते हैं बूढ़ी खार ताम्रपत्र का संबंध कौन से वंश के शासकों से रहे। मल्हार में भी आपको यहां पर मिला है मैकल के पांडव वंश से संबंधित अभिलेख ताम्रपत्र। तो सूरबल का उद्रीण वैर के शासनकाल के 8वें वर्ष का ताम्रपत्र जिसमें ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। तो मैकल के पांडव वंश के 2 ताम्रपत्र हमको मिले हैं, एक बूढ़ी खार में और एक मल्हार में, ये चीज याद रखिएगा। अगला देखते हैं रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों के अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, यहां से तो पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उस दिन सॉल्व भी कराया था। तो रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों के अभिलेख में अकलतरा। अब देखिए यहां पर इतने सारे अभिलेख है, हमको बोर लगने लग जाता है। तो बोर नहीं लगाना है, पेपर में 10-12 दिन बच्चा, हमको 10-12 दिन काम चल जाए फिर हम भले ही भूल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-12 दिन तो हमको इसको याद करके रखना ही पड़ेगा। अकलतरा रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख जिसमें रत्नदेव के सामंत वल्लभराज द्वारा कोटगढ़ में रेवंत के मंदिर तथा तालाब के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो अकलतरा अभिलेख किसका है, अकलतरा अभिलेख आपके रत्नदेव द्वितीय का है, याद रखिएगा। अकलतरा अभिलेख किसका, अकलतरा अभिलेख रत्नदेव द्वितीय का है, जिसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि रत्नदेव के सामंत जो वल्लभराज थे उनके द्वारा कोटगढ़ में रेवंत मंदिर और तालाब का निर्माण किया गया था। ये जानकारी हमको अकलतरा अभिलेख से मिलती है जो कि रत्नदेव द्वितीय का है। अब हम देखते हैं अमोदा में किनका किनका ताम्रपत्र या अभिलेख मिला है। तो अमोदा में बहुत से कलचुरी शासकों के ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, जैसे कि पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल का मिला है। तो पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में भी अमोदा मिला है। तो अमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में मिला है, जिसमें तुम्माड़ के बंकेश्वर मंदिर के चतुष्फिका निर्माण के उपलक्ष्य में अपर मंडल में स्थित वसहा ग्राम को केशव नामक ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने जो बंकेश्वर मंदिर था वहां पे चतुष्किका का निर्माण कराया था, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, केशव नामक ब्राह्मण को वसहा नामक गांव को दान में दिया था। यह उल्लेख हमको पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से मिलता है। आगे देखते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय का भी अमोदा ताम्रपत्र मिला है। पृथ्वीदेव प्रथम का भी अमोदा ताम्रपत्र है, पृथ्वीदेव द्वितीय का भी अमोदा ताम्रपत्र है। इसमें क्या जानकारी मिली है, पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदा ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में पृथ्वीदेव के द्वारा ब्राह्मण सीलड़ को मध्य मंडल में स्थित अवला नामक गांव में दान दिया गया था। यानी चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो पृथ्वीदेव द्वितीय है वो क्या किया था, ब्राह्मण सीलड़ को अवला नामक गांव को दान में दिया था। यह जानकारी हमको पृथ्वीदेव द्वितीय के कौन से ताम्रपत्र में मिल रही है, अमोदा ताम्रपत्र में। अगला देखते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय का अमोदा ताम्रपत्र 2 बार है, एक बार 900 कलचुरी संवत में जारी हुआ था, एक बार 905 कलचुरी संवत में जारी हुआ था। इसमें पृथ्वीदेव के द्वारा मध्य मंडल में स्थित बुडबुडू नामक गांव को ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख मिलता है। तो देखिए पहले वाले में सीलड़ नामक जो ब्राह्मण था उसको अवला नामक गांव दान में दिया गया था, फिर बुडबुडू नामक गांव को दान में देने का उल्लेख भी मिलता है। अगला देखते हैं जाजल देव द्वितीय का आपका ताम्रपत्र, जिसमें जाजल देव के द्वारा राघव तथा नामदेव नामक 2 ब्राह्मणों को बुंदेरा नामक गांव दान में उल्लेख देने का मिलता है। यानी अमोदा में 4 आपके किनके ताम्रपत्र मिले हैं, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र, पृथ्वीदेव द्वितीय का अमोदा ताम्रपत्र और जाजल देव द्वितीय का। तो आपसे पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चलो ब्राह्मणों को तो गांव दान में दिए उसका तो पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है कि निम्न में से किनका ताम्रपत्र अमोदा से नहीं मिला है।
आपको ऑप्शन देगा पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, आप जाजलदेव द्वितीय, तो ऐसा आपको पहचानना पड़ेगा। रत्नदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र नहीं है, पृथ्वीदेव प्रथम का है, पृथ्वीदेव द्वितीय का है, साथ ही साथ आपका जाजलदेव द्वितीय का है अमोदा ताम्रपत्र। आगे देख लेते हैं कुगदा ताम्रपत्र। कुगदा ताम्रपत्र किसका है या वो देख लेते हैं। कुगदा एक शिलालेख है, वो किसका है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरी संवत 893 का खंडित शिलालेख, जिसमें रत्नदेव द्वितीय तथा वल्लभराज के नाम का उल्लेख मिलता है। यानी कुगदा का शिलालेख किसका है? कुगदा शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का है, जिसमें नाम किसका मिलता है? रत्नदेव द्वितीय, और उनके सामंत वल्लभराज का नाम मिलता है। अगला देखते हैं कोनी का अभिलेख। तो ये मैंने आपको बताया था, कोनी पेपर में पूछा गया था, कोनी अभिलेख में ब्राह्मण को गांव दान में दिया गया था, वो पूछा गया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरी संवत 900 का एक शिलालेख है, जिसमें पृथ्वीदेव के सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम के द्वारा शिव पंचायतन मंदिर निर्माण तथा मंदिर को कुछ भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सर्वाधिकारी, वहां एक पद था, सर्वाधिकारी पद का कौन था? पद में बैठा पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम के द्वारा यहाँ पर शिव पंचायतन मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ उस मंदिर निर्माण करने के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा भूमि दान करने का भी उल्लेख मिलता है। तो यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, आपके पुरुषोत्तम के बारे में पूछा गया था। तो याद रखना कोनी अभिलेख किसका है? बिलासपुर में पृथ्वीदेव द्वितीय का है कोनी अभिलेख। आगे देखते हैं कोसंगई अभिलेख। ये भी आपको मैचिंग में पूछा गया था उस दिन। कोसंगई अभिलेख मैंने क्वेश्चन कराया था पिछले बार के पीएससी का ही है। कोसंगई अभिलेख किसका है? कोसंगई अभिलेख जो है बाहरसाय का है। तो बाहरसाय का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें युद्ध में पठानों को पराजित करने का उल्लेख है। आपको पता है बाहरसाय जो है, पठानों का आक्रमण होता है तो अपनी राजधानी रतनपुर से कोसंगई लेकर चले जाते हैं, तो वहीं से वो शिलालेख जारी हुआ जिसमें वो पठानों को पराजित करने का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा बाहरसाय के शासन काल का एक शिलालेख मिला है, जिसमें बाहरसाय के सामंत घाटम के द्वारा अपने ससुर यश के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने की स्मृति में उत्कीर्ण किया गया था। यानी बाहरसाय के एक सामंत थे जिनका नाम था घाटम, और घाटम के जो ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु की स्मृति में ये आपका दूसरा बाहरसाय के द्वारा यहाँ पर यह अभिलेख जारी किया गया था। तो 2 अभिलेख हमको कोसंगई से मिले हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं खरौद। तो खरौद से किसका अभिलेख है? शिलालेख मिला है। तो रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का शिलालेख हमको खरौद से मिला है, जिसमें रत्नदेव जो आपके लिए रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का शिलालेख खरौद से मिला है, जिसमें रत्नदेव के प्रधानमंत्री गंगाधर के द्वारा दिए गए विभिन्न दानों का उल्लेख मिलता है। यानी खरौद शिलालेख किसका है? रत्नदेव द्वितीय का है। और इस समय रत्नदेव द्वितीय के द्वारा जो सामंत थे या उनके मंत्री थे, प्रधानमंत्री गंगाधर के द्वारा जो गांव दान में दिए गए थे, विभिन्न दान किए गए थे, उसका उल्लेख हमको यहाँ पर मिलता है। अगला देखते हैं घोटिया। घोटिया अभिलेख या घोटिया किसका है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय का आपका कलचुरी संवत 1000 का ताम्रपत्र है, घोटिया ताम्रपत्र। याद रखिएगा घोटिया ताम्रपत्र पृथ्वीदेव द्वितीय का है। इसमें संक्रांति के अवसर पर ब्राह्मण गोपाल की सागत मंडल में स्थित गोठदा नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी पृथ्वीदेव द्वितीय का जो ताम्रपत्र है घोटिया ताम्रपत्र, उसमें ब्राह्मण को गोठदा नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है डेकोनी। डेकोनी क्या है? पृथ्वीदेव द्वितीय का कलचुरी संवत 890 का ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वीदेव के द्वारा चंद्र ग्रहण के अवसर पर ब्राह्मण विष्णु को मध्य मंडल में स्थित बुदुकुनी नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। तो आप देखेंगे बुदुकुनी गांव जो है 2 बार दान में देने का उल्लेख हमको मिल रहा है। तो याद रखना डेकोनी का जो आपका ताम्रपत्र है, शिलालेख है, वो पृथ्वीदेव द्वितीय का है। अब जो यहाँ पर नाम है पारगांव, ये आपके जो कोनी अभिलेख वाला आया था तो उसमें इसका नाम आया था पारगांव, तो इसलिए पेपर में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अब देखते हैं पारगांव। तो रत्नदेव द्वितीय का कलचुरी संवत के ताम्रपत्र, यानी रत्नदेव द्वितीय का ताम्रपत्र है पारगांव ताम्रपत्र, जिसमें रत्नदेव द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को वोडला नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। याद रखना है रत्नदेव द्वितीय का ताम्रपत्र है पारगांव ताम्रपत्र, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को गांव दान में दिया गया था, जिसका नाम था वोडला गांव। आगे पृथ्वीदेव द्वितीय का भी हमको पारगांव से हमको एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा अपने पिता के श्राद्ध करने के अवसर पर कौशल में स्थित वडदा नामक गांव को पद्यनाथ को दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी याद रखना है पारगांव ताम्रपत्र 2 का है, एक है रत्नदेव द्वितीय और एक है पृथ्वीदेव द्वितीय, दोनों का ही पारगांव नामक ताम्रपत्र है।
आगे देखते हैं पाली। तो जाजल देव प्रथम के 4 लेख, ये प्रत्येक लेख एक एक पंक्ति के हैं तथा इनमें जाजल देव द्वारा किए हुए किसी कृति का उल्लेख है। यानी आपको अगर पूछा जाए कि पाली अभिलेख किसका है तो जाजल देव प्रथम का है, जिसमें जाजल देव प्रथम के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं पिंडराबंद। ये पेपर में आपका आया भी था पिंडराबंद। तो पिंडराबंद का जो आपका ताम्रपत्र है ये प्रतापमल का ताम्रपत्र है, जिसमें प्रतापमल के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर ब्राह्मण सत्य साधार को अनर्ध मंडल में स्थित कायता नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। यानी प्रतापमल के पिंडराबंद अभिलेख में हमको कायता नामक गांव जो है ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं बिलईगढ़ या बिलईगढ़। बिलईगढ़ ताम्रपत्र किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय का ताम्रपत्र है, जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में एवडी मंडल में स्थित पंडरतलाई नामक ग्राम दिलहुक नामक ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख मिलता है। जबकि प्रतापमल का संवत 969 का ताम्रपत्र, जिसमें प्रतापमल द्वारा चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में ब्राह्मण हरिदास को सिरला नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ना पड़ा। मेरे को पता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए हम इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मल्हार से कौन कौन से कलचुरी शासकों के अभिलेख मिले। तो मल्हार बिलासपुर से जाजल देव द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख मिला है, जिसमें ब्राह्मण सोमराज के द्वारा शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो जाजल देव द्वितीय के मल्हार अभिलेख से हमको एक ब्राह्मण थे सोमराज, उनके द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया, ये उल्लेख मिलता है। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल का कलचुरी संवत का एक खंडित शिलालेख भी मल्हार से मिला है, जिसमें पृथ्वीदेव के सामंत वल्लभराज द्वारा विभिन्न समय तथा स्थानों पर किए गए धार्मिक कार्यों का उल्लेख मिलता है हमको मल्हार अभिलेख से, जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय का है। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल का ही मल्हार अभिलेख एक और है, जिसमें देवगण के द्वारा सांबा नामक स्थान पर शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, सांबा नामक स्थान पर। इसके अलावा जाजल देव द्वारा संस्थापित जाजलपुर नगर में मठ, उद्यान तथा तालाब निर्माण का उल्लेख है। इस नगर में निर्मित एक मंदिर को जाजल देव द्वारा सिरुली, अर्जुन कोड़सरण तथा कुछ अन्य ग्राम तथा मठ को कुछ पाटल वृक्ष दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी जाजल देव प्रथम का भी हमको मल्हार से एक अभिलेख मिला है, जिसमें उसके द्वारा मठ, उद्यान, तालाब का जो निर्माण किया गया था वो जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। आखिरी अभिलेख है जो रतनपुर के कलचुरी वंश का है, राजिम का। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल का कलचुरी संवत का शिलालेख है, जिसमें पृथ्वीदेव के सामंत जगपाल के द्वारा एक राम के मंदिर का निर्माण तथा देवता के नैवेद्य के सहायतार्थ सल्पसली नामक ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता है पृथ्वीदेव द्वितीय का एक सामंत था जगपाल। जगपाल के द्वारा ही आपको पता होगा कि राजिम में एक मंदिर बनाया गया था, राम मंदिर, जिसे हम रामचंद्र मंदिर के नाम से जानते हैं। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतों का मंदिर प्रवेश करवाया था, तो वो रामचंद्र मंदिर में कराया था। वो किसने बनवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत जो थे जगराज, उनके जगपाल, उनके द्वारा उसका निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों के अभिलेख। तो रायपुर के कलचुरी वंश के शासकों के 2 अभिलेख मिले हैं, एक है खल्लारी से और एक है रायपुर से। खल्लारी अभिलेख भी हरि ब्रह्मदेव के शासनकाल का यानी राय ब्रह्मदेव के शासनकाल का है, जिसमें देवपाल नामक मोची द्वारा खल्ल वाटिका में नारायण के मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी खल्लारी अभिलेख आपके रायपुर के अभिलेख ही है। खल्लारी रायपुर के कलचुरी वंश का अभिलेख है राय ब्रह्मदेव का, जिसमें देवपाल नामक मोची के खल्लवाटिका नामक गांव को दान में देने का उल्लेख मिलता है। वहां पर खल्लवाटिका नामक गांव में नारायण आपका मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। अगला है रायपुर। रायपुर से जो अभिलेख मिला है वो ब्रह्मदेव के शासनकाल का अभिलेख है। पेपर में आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मदेव का जो रायपुर अभिलेख है वो वहां कहां पर रखा गया, तो रायपुर संग्रहालय में संरक्षित है, याद रखना। पेपर में आया था राय ब्रह्मदेव का जो रायपुर अभिलेख है उसको कहां पे संरक्षित किया गया है, तो रायपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। तो ब्रह्मदेव के शासनकाल का ये शिलालेख, जिसमें नायक हरिराज के द्वारा रायपुर में हटकेश्वर शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी जो आपके महादेव घाट में हाजीराज के द्वारा हटकेश्वर मंदिर का निर्माण का उल्लेख हमको रायपुर अभिलेख से मिलता है, जो राय ब्रह्मदेव का है। अब हम देखते हैं छिंदक नागवंशी शासकों के अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले छिंदक नागवंशी शासकों के अभिलेख में है इर्राकोट अभिलेख। तो इर्राकोट अभिलेख किसका है? तो आपके छिंदक नागवंशी शासक नृपति भूषण का अभिलेख है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया अभिलेख है इर्राकोट अभिलेख। तो इर्राकोट अभिलेख याद रखिएगा नृपति भूषण का है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कुरुसपाल अभिलेख। तो कुरुसपाल अभिलेख आपको पता है सोमेश्वर देव प्रथम का यानी सोमेश्वर प्रथम का है। तो शक संवत 1019 का नागवंशी शासक
सोमेश्वर देव के शासनकाल का यह शिलालेख है, जिसमें स्थानीय प्रजा के द्वारा भगवान लोकेश्वर को दीपदान करने के लिए 11 गद्याणक के चंदा करने का उल्लेख है। यानी यहां पर आपके स्थानीय प्रजा के द्वारा जब भगवान लोकेश्वर को दीपदान करना था, तो दीपदान करने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। वो उल्लेख हमको कुरुशपाल अभिलेख में मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा का अभिलेख है। आगे, नागवंशी महाराज सोमेश्वर देव के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें सोमेश्वर देव की द्वितीय रानी धारण महादेवी के द्वारा कलंब ग्राम के निकट स्थित भूमि को भगवान कामेश्वर यानी शिव को दान करने का उल्लेख मिलता है। यानी कुरुशपाल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर देव की जो दूसरी रानी थी धारण महादेवी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने देवता कामेश्वर यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए गांव दान में दिया था। आगे, महाराज सोमेश्वर देव की रानी धारण महादेवी के द्वारा भगवान कामेश्वर देव को भूमि दान करने का उल्लेख करते हुए एक अन्य शिलालेख जो खंडित है, यानी 2 बार यह शिलालेख मिला है कुरुशपाल का, जो कि एक अभिलेख खंडित है और एक अभिलेख में दान करने की हमको जानकारी मिलती है। आगे, सोमेश्वर देव के शासनकाल का खंडित शिलालेख, जिसमें नागवंशी शासकों की वंशावली दी गई है तथा सोमेश्वर देव की उपलब्धियों का वर्णन है। यानी कुरुशपाल अभिलेख में हमको यह भी जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर देव ने किन क्षेत्रों को जीता था, वो सबकी जानकारी भी हमको यहां से मिलती है। तो कुरुशपाल अभिलेख संस्कृत में लिखा गया, सोमेश्वर देव प्रथम का है कुरुशपाल अभिलेख, याद रखना है। आगे देखते हैं टेमरा सती अभिलेख। आपको पता है ये छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव का है। ये आखिरी छिंदक नागवंशी शासक थे हरिश्चंद्र देव, उनका आपका टेमरा सती अभिलेख है। ये जो है टेमरा हरिश्चंद्र देव के शासनकाल का सती प्रस्तर लेख है, जिसमें उनके एक अधिकारी की पत्नी द्वारा सती ग्रहण करने का उल्लेख है। क्योंकि आपके जो हरिश्चंद्र देव रहते हैं, उनके एक अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी वो सती हो जाती है, तो उसी का उल्लेख इस टेमरा सती अभिलेख में किया गया है, जो कि हरिश्चंद्र देव का है। आगे देखते हैं दंतेवाड़ा का अभिलेख। दंतेवाड़ा आपका जो अभिलेख है, तो छिंदक नागवंश के जो आपके शासक थे, ठीक है, छिंदक नागवंश के शासक कौन है, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव की जो बहन थी मासक देवी, उनका अभिलेख है दंतेवाड़ा अभिलेख। तो मासक देवी के द्वारा प्रजा के लिए प्रचलित अधिसूचना, जो कि प्रस्तर स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसमें स्थानीय कर वसूल करने की प्रणाली का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है कि मासक देवी का जो दंतेवाड़ा शिलालेख है, उसमें स्थानीय कर वसूल करने की जो प्रणाली है, उसका उल्लेख दंतेवाड़ा शिलालेख में किया गया, जो कि मासक देवी का है, जो कि सोमेश्वर देव की बहन है। आगे देखते हैं नारायणपाल अभिलेख। तो नारायणपाल अभिलेख किसका है, तो नारायणपाल अभिलेख गुंड महादेवी का है। गुंड महादेवी कौन है, गुंड महादेवी वो है जो कि सोमेश्वर देव की माता है। तो गुंड महादेवी का नारायणपाल अभिलेख हमको मिला, जिसमें भगवान नारायण को नारायणपुर नामक गांव तथा भगवान लोकेश्वर को कुछ भूमि दान देने का उल्लेख मिला है। और इन्हीं अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर देव को जाजल देव प्रथम ने कैद कर लिया था और उनकी माता के रिक्वेस्ट करने पर उनको छोड़ा था। इन्हीं अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं बारसूर। बारसूर से क्या चीज हमको मिला है, तो बारसूर से हमको छिंदक नागवंश के शासक धारावर्ष जगदेक भूषण के शासनकाल का तेलुगु भाषा का एक शिलालेख मिला है, जिसमें अम्म ग्राम के सामंत महाराज चंद्रादित्य के द्वारा चंद्रादित्य समुद्र नामक तालाब के तट पर शिव मंदिर का निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है। आपको पता है बारसूर में चंद्रादित्य ने चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसी का उल्लेख हमको बारसूर के अभिलेख से मिलता है, जो कि धारावर्ष का है, याद रखना है। अब हम यहां पर देखते हैं कवर्धा के शासकों का अभिलेख, फिर उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। कवर्धा के शासकों का अभिलेख सबसे पहले मिला चौरा से। चौरा नाम जो कि चौरा गांव जो कि कवर्धा के आसपास पड़ता है, वहां से हमको यह अभिलेख मिला। क्या है, मड़वा नामक मंदिर के निकट पड़ा यह विशाल शिलालेख, जिसमें तत्कालीन राजा रामचंद्र के द्वारा शिव मंदिर निर्माण करने का तथा उसके गांव लगा देने का, मतलब गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। यानी मड़वा महल जो है, यहाँ पर रामचंद्र देव के विवाह का, साथ ही साथ उन विवाह के अवसर पर शिव मंदिर बनाने का और उसको गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। राजा रामचंद्र ने है वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था, जिसमें उसके अर्जुन तथा हरपाल नामक पुत्र हुए थे। यह जानकारी भी हमको इसी अभिलेख से मिलती है। इस शिलालेख में नागवंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, यानी फड़िग नागवंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तथा नागवंशी राजाओं की पूर्ण वंशावली दी है। यानी आपके जो फड़िग नागवंशी राजा, उनकी पूरी वंशावली इसमें बताई गई है। अगला देखते हैं छपरी में हमको मिला है।
भोरम देव के मंदिर में एक विशालकाय मूर्ति पर उत्कीर्ण 4 लेख। जो भोरम देव मंदिर है आपका निर्माण कौन कराया था? तो हम पढ़ते हैं कि गोपाल देव के शासन काल में आपके लक्ष्मण देव राय ने मंदिर का निर्माण कराया था, वो इसी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। तो भोरम देव के मंदिर में एक मूर्ति है, उसी मूर्ति में सब लिखा हुआ है, ये जानकारी हमको मिलती है। जोगी कान्हो का नाम है जिसकी वह मूर्ति कही गई है, यानी एक जोगी की मूर्ति, जोगी कान्हो उनका नाम है जिसकी मूर्ति कही जा रही है, जिसमें राजा लक्ष्मण देव और उनके पुत्र तथा कन्या का उल्लेख मिलता है। राणक गोपाल देव के शासनकाल में कलचुरी संवत 840 का उल्लेख मिलता है, यानी यहाँ पर राणक गोपाल देव यानी गोपाल देव का शासनकाल चल रहा है, उसमें आपके लक्ष्मण देव राय के द्वारा भोरम देव मंदिर निर्माण कराने का उल्लेख इसी में मिलता है। और उमा महेश्वर के मूर्ति के निर्माण का उल्लेख भी इसी मूर्ति में जो लेख लिखा है उससे मिलता है। और आखिरी है पुजारी पाली का अभिलेख। तो पुजारी पाली रायगढ़ के आसपास पुजारी पाली, उसका अभिलेख गोपाल देव के शासनकाल का शिलालेख है, जिसमें वराही देवी की स्तुति की गई है तथा गोपाल द्वारा विभिन्न दान देने का उल्लेख मिला है। तो वराही देवी की स्तुति इस पुजारी पाली अभिलेख में मिला है। और पिछले बार के जो पीएससी में क्वेश्चन था, मैचिंग आपसे पूछा था, तो उसमें पूछा था पुजारी पाली अभिलेख किसका है, तो गोपाल देव का है पुजारी पाली अभिलेख, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने अभिलेख और इतने ताम्रपत्र जो हैं वो आपको विभिन्न स्थानीय राजवंशों के हमको मिले, उसको यहाँ पर मैंने कवर कराया है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, लेकिन हमको 10-11 दिन उसको याद रखना है। आप कैसे भी करें लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि पेपर में अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आए, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समय मिल रहा है तो एक बार जरूर इसको देख लीजिए और एक बार इसको याद कर लीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।